ये बात है आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की, जब हमारी धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। ये विशाल जीव इस समय पृथ्वी पर पानी से लेकर आसमान तक लगभग सभी जगह पर मौजूद थे। और तो और इनका खौफ दूसरे जानवरों में इतना ज्यादा था कि बाकी सभी जानवर सिर्फ इनसे बचने के लिए जमीन के अंदर गहरे गड्ढे बनाकर रहा करते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इन 10 करोड़ से भी ज्यादा साल तक राज करने वाले डायनासोर को धरती से पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था जिसने डायनासोर की सभी 1600 प्रजातियों का अंत कर दिया? और जिस भी घटना से ये हुआ तो उससे उसमें पृथ्वी पर रह रहे बाकी सारे जानवर कैसे बच गए, ये जानेंगे हम आज इस सीरीज के चौथे एपिसोड पर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना कोई वक्त जाया करे चलते हैं आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले, जब हमारी इस पृथ्वी पर डायनासोर की 1600 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी, जो अपना जीवन इस धरती पर बड़े ही आराम से बिता रहे थे और हमारे पूर्वज यानी कि मैमल्स पर राज भी कर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक बेहद ही बड़ा एस्ट्रॉयड इनके तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। ये एस्ट्रॉयड अप्रॉक्स 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद ग्रेविटी के चलते ये एस्ट्रॉयड एक आग के गोले में बदल जाता है। और उस समय इसकी रोशनी इतनी ज्यादा थी जिसे देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो खुद सूरज ही पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। लेकिन जैसे ही एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है, यहाँ एक बहुत ही भयानक विस्फोट होता है। और आप इस विस्फोट का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हो कि इसकी टक्कर होने से ही हमारी धरती में तकरीबन 100 लाख करोड़ टन टीएनटी एक्सप्लोजन के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी, जिस कारण 1000 किलोमीटर में आने वाले सभी इलाकों में सब कुछ जल करके राख हो जाता है। साथ ही विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। और इस गड्ढे के अंदर मौजूद सारा मैटर इसके बाद आसमान में एक धूल के बादल का रूप ले लेता है। पर कुछ मैटर के हिस्से तो धूल और पत्थरों के रूप में आसमान में यूं ही उड़ने लगे थे। और इस टक्कर की वजह से धरती के क्रस्ट में 10.1 हेक्टेयर का भूकंप भी आता है। और मैं आपको बता दूं, ये भूकंप अब तक धरती में आया हुआ सबसे बड़ा भूकंप भी माना जाता है। और इस भूकंप के चलते पृथ्वी में मौजूद सभी समुद्रों में सुनामी आ जाती है। लेकिन ये सभी चीजें तो अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि इस विस्फोट के कारण धरती पर हीट और रेडिएशन बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है, जिस कारण बारी बारी करके धरती पे मौजूद सभी जंगले जलने लगे थे। साथ ही अब जो मैटर विस्फोट के कारण धूल और पत्थरों का रूप में आसमान में गए थे, अब वो ठीक 40 मिनट के बाद धरती में आग के गोले के रूप में बरसने लगे थे, जिस कारण अब धरती पर चारों तरफ धूल और राख नजर आ रही थी। साथ ही अब इन पत्थर के बरसात से धरती पर और भी प्रेशर बढ़ने लगता है। और बढ़ते प्रेशर के चलते धरती में मौजूद सभी वोल्केनोज फट जाते हैं, जिससे कुछ ही देर में करोड़ों की तादाद में डायनासोर और बाकी सारे जीव मारे जाते हैं। लेकिन जो जीव इतना सब कुछ होने के बाद भी बच गए थे, उनके लिए अभी भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी मुश्किल से ये सब हुए बस 1 घंटा ही बीता था। वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण 965 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलने लगती हैं, जिस कारण बचे हुए राख और धूल भी धरती के चारों ओर फैल जाते हैं। लेकिन आगे आने वाली चुनौतियों के सामने तो ये चुनौतियां कुछ भी नहीं थी, क्योंकि अब इससे 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धूल के कई किलोमीटर मोटे बादल धरती को चारों ओर से ढकने का काम शुरू कर दिए थे, जिससे अब धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना इम्पॉसिबल हो गया था। और अब इससे कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाती है, जिससे अल्टीमेटली अब धरती पर मौजूद सभी पेड़ पौधों की स्पीसीज पूरी तरह खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। खैर, अब जब सूरज की रोशनी धरती पे कुछ महीनों तक नहीं पहुंच पाती है, तो धरती का टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरना शुरू कर देता है, जिस कारण धरती काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है। और इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग भी काफी तेजी से बढ़ने लगी थी, जिससे ये बात तो साफ थी कि जो डायनासोर इतने बड़े धमाके के बाद भी अपने आप को किसी तरह बचा पाए होंगे, उसे भी ये ठंड और इतने बदलते क्लाइमेट नहीं मार दिया होगा। और न सिर्फ इसे डायनासोर मरे थे, बल्कि डायनासोर के साथ भी उसमें धरती पर मौजूद 75 से 80% स्पीसीज को एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये 20% जीव इतने भयानक हादसे के बाद भी कैसे बच गए? तो इसका जवाब ये है कि इनमें से वो जीव जो जमीन में गहरे गड्ढे बनाकर रहा करते थे, और वो जीव जो समुद्र में बहुत नीचे रहा करते थे, वो किसी तरह अपने आप को इस आपदा से बचा लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन 20% जीवों में से एक जीव हमारे पूर्वज यानी कि मैमल्स भी मौजूद थे। लेकिन इस घटना के कुछ हजार साल बाद अब धरती में पहले के मुकाबले काफी सारे बदलाव आने लगे थे। लेकिन अब धरती से डायनासोर का अचानक अंत और ये बदलाव हम मैमल्स के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद साबित होने वाली थी, क्योंकि अब ये मैमल्स धरती में हुए बदलाव के चलते पहले के मुकाबले और भी तेजी से अपने आप को इवॉल्व करना शुरू कर दिए। साथ ही अब इनका शिकार करने के लिए बहुत कम ही जीव बच गए थे, पर फिर भी इन चूहे जैसे दिखने वाले मैमल्स को आज के टाइम तक पहुंचने के लिए काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है।
खैर आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले ये वो वक्त था जब हमारी धरती से डायनासोर का नामो निशान पूरी तरीके से मिट चुका था और धरती का क्लाइमेट भी काफी हद तक नॉर्मल हो गया था और अब धरती का एक दिन लगभग 24 घंटे का होता था। लेकिन एक बार फिर से धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स पर वापस से हलचल शुरू होती है, पर इस बार इसके चलते धरती के दो सबसे बड़े लैंडमास एक दूसरे से जुड़ने वाले थे। लेकिन जब ये लैंडमास एक दूसरे से जुड़ते हैं तब धरती में एक फोल्डिंग नाम की प्रोसेस का शुरुआत होता है और इसी प्रोसेस के चलते दोनों ही लैंडमास के बीच में हिमालय नाम के एक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है और इसी माउंटेन में दुनिया की सबसे बड़ी चोटी यानी माउंट एवरेस्ट भी मौजूद थी, जिससे आगे चल के आसपास में मौजूद देशों की नदियों को पानी मिलने वाला था। लेकिन अभी भी इस धरती में एक चीज की कमी थी, वो चीज थी हम इंसान। पर आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका में एक और नए माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इस माउंटेन के चलते अब अफ्रीका तक पहुंचने वाली मानसून की हवाएं बंद हो चुकी थीं। खैर अफ्रीका के जंगलों में ज्यादातर एप्स ही रहा करते थे जो सफिशिएंट खाना मिलने के चलते ज्यादातर पेड़ों के ऊपर ही रहा करते थे। लेकिन अब जब माउंटेन के चलते बारिश धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बंद हो जाता है तब यहाँ पर मौजूद सभी पेड़ पौधे सूखने लगे थे और ना चाहते हुए भी इन एप्स को पहली बार पेड़ों से उतरकर खाना ढूंढने की नौबत आती है। कई हजार सालों बाद अब ये एप्स काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, पर इस वक्त में इनमें सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि अब ये अपने दो पैरों में चलने लगे थे, जिसकी मदद से अब ये एप्स चलते हुए भी अपने दूसरे कामों को कर सकते थे। साथ ही अब इनकी बॉडी में पहले के मुकाबले काफी कम अमाउंट में एनर्जी खर्च हो रही थी, जिससे इनकी बॉडी और भी तेजी से इवॉल्व करना शुरू कर देती है और इनका दिमाग भी अब धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा था, जिससे अब इनकी सोचने और समझने की शक्ति पहले के मुकाबले और भी बढ़ चुकी थी। और कुछ ही सालों में ये एप्स अब अपने शिकार के लिए पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिए थे, जिससे इनके लिए अब शिकार और भी आसान हो गया था। साथ ही समय बीतने के साथ हमारे पूर्वज ने आग को भी कंट्रोल करना सीख लिया था और ये आग की खोज इनके लिए अब तक की सबसे बड़ी खोज साबित होने वाली थी, क्योंकि ये आग उन्हें गर्मी और जंगली जानवरों से तो बचाते ही थी, साथ ही अब ये एप्स अपने खाने को आग की मदद से पकाने भी लगे थे, जिससे अब इन्हें खाना चबाने में भी कम एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी। साथ ही अब इनका ब्रेन भी हमारे जितना विकसित बन चुका था और आज हम इंसान इन्हीं एप्स को होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। ये होमो इरेक्टस धरती में अब तक के सबसे होशियार जीव थे, जो यहाँ मौजूद काफी सारी चीजों का नॉलेज भी रखते थे। साथ ही अब ये एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर रहने लगे थे और आज हम इन ग्रुप्स को परिवार के नाम से जानते हैं। और तो और ये होमो इरेक्टस ही ऐसे पहले जीव थे जिसने एक दूसरे तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए लैंग्वेज का आविष्कार किया, जिसके जरिए अब ये एक दूसरे को पहले के मुकाबले और भी अच्छी तरह से समझ सकते थे और ये इनकी आग के बाद सबसे बड़ी खोज थी। लेकिन आज से करीब 2 लाख साल पहले कई लाख सालों के इवोल्यूशन के बाद अब ये जीव फाइनली होमो सैपियंस कहलाने के लायक बन चुके थे, क्योंकि अब इनके पास धरती के बाकी जानवरों के मुकाबले काफी ज्यादा दिमाग था। साथ ही अब ये न सिर्फ पत्थरों के बल्कि दूसरे चीजों के भी हथियार बनाना शुरू कर चुके थे। साथ ही अब इनके पास खुद का घर था जो इन्हें गर्मी, बारिश और ठंड से बचाने का काम करता था। और तो और अब ये होमो सैपियंस अपने खाने के लिए न सिर्फ पेड़ों पर डिपेंड थे, बल्कि अब ये खुद से ही फार्मिंग शुरू कर दिए थे। और आज से करीब 75,000 साल पहले अभी होमो सैपियंस रोजाना ही कुछ न कुछ नई चीजों को ढूंढ रहे थे और इनकी पॉपुलेशन भी लाखों तक पहुंच गई थी। पर अभी ये एक बात से अनजान थे कि इनके साथ अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था, क्योंकि इस वक्त में टोबा सुपर वोल्केनो नाम का एक ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में प्रेजेंट था, वो किसी कारण के चलते फट जाता है, जिस कारण वापस से धरती का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है और इनके जंगल और फसल भी जलकर राख हो जाती है, जिससे अब इनके पास वापस से खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है और इनकी 90% पॉपुलेशन को इसी भयानक आपदा के चलते अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन वापस से धरती में हालात बदलते हैं और बचे हुए 10% पॉपुलेशन, जिनकी तादाद 10,000 के आसपास थी, वो भी किसी तरह अपने आप को इस आपदा वाले हालत में संभाल रहे थे। पर आज से करीब 5,000 साल पहले अब हम काफी ज्यादा विकसित हो चुके हैं और अब न हम सिर्फ छोटे छोटे गांव बना रहे थे, बल्कि अब हम काफी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन को भी जन्म दे रहे थे, जो कि आज के मॉडर्न साइंस से भी कहीं ज्यादा एडवांस हुआ करती थी। और ये सिविलाइजेशन बड़े बड़े डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और गीजा के पिरामिड जैसे मॉन्यूमेंट बनाने की एबिलिटी रखा करती थी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों के बाद नेचुरल कॉज के चलते इनमें से ज्यादातर सिविलाइजेशन खत्म हो जाती हैं और वही सिविलाइजेशन बच पाती है जो यूरोप और अफ्रीका के आसपास रहा करती थी। लेकिन पिछली बार हुई आपदा से यह आपदा काफी छोटी थी, जिससे ही होमो सैपियंस हार नहीं मानते हैं और वापस से नई नई चीजों की खोज में लग जाते हैं। लेकिन अब ह्यूमंस काफी ज्यादा चीजों के बारे में जान चुके हैं, साथ ही जो चीज आज हम इमेजिन करते हैं उसे अगले ही पल में पॉसिबल करने की काबिलियत भी हम रखते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे सभी एपिसोड्स को ध्यान से नोटिस किया होगा तो आपको एक चीज तो पता चल ही गई होगी कि इस धरती में कोई भी चीज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और ये चीज हम ह्यूमंस पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी डायनासोर्स पर। तो इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम इसी के बारे में जानेंगे कि इंसानों का अंत आखिर कैसे और कब होगा। तो अगर आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो आप यहाँ से उन्हें डायरेक्टली देख सकते हो। और गाइस आज के इस नॉलेजेबल वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो